वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेका गाइड। तो आज की जो लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पास्कल्स लॉ है। और पास्कल्स लॉ भी हमारे प्रेशर को डिफाइन करती है, लेकिन एक डिफरेंट मेथड या एक अलग तरीके से ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। तो आज हम लोग पास्कल्स लॉ को पढ़ने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इन सब चीज़ों को। और इन्होंने जो रूल दिया था, जो फॉर्मूलाज दिए थे, उसकी हम लोग डेरिवेशन भी करने वाले हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिकैप लेंगे हम लोग। तो हमारी जो लास्ट लेक्चर की जो टॉपिक थी वो हमारी हाइड्रोस्टैटिक लॉ थी। और हाइड्रोस्टैटिक लॉ में हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर को जो हम लोग मेजर करते हैं तो उसमें हाइट का क्या इंपॉर्टेंस है। और साथ ही साथ ये हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारी प्रेशर है वो किसी भी वेसल या ट्यूब की क्रॉस सेक्शनल एरिया उस बॉडी की शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं कर रहे, जिसको हम लोग एज अ पैराडॉक्स के फॉर्म में हम लोग स्टडी किए थे। उसके अलावा हम लोग देखे थे वहाँ पर कि जो हम लोग फ्लूइड को मेजर कर रहे हैं तो रेफरेंस लाइन से अबव मेजर कर रहे हैं तो हमारी प्रेशर विद नेगेटिव साइन अपीयर हो रही थी, और बिलो जब मेजर कर रहे हैं तो हमारी प्रेशर विद पॉजिटिव साइन अपीयर हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं हमारी है पास्कल्स लॉ। तो चलो आज की लेक्चर शुरू करते हैं। तो पास्कल्स लॉ बेसिकली बताते क्या है, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। हमें याद क्या रखना है कि इस केस में भी फ्लूइड क्या होनी चाहिए, रेस्ट होनी चाहिए, हैज सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल द डायरेक्शन, दैट इज px इक्वल टू py इक्वल टू pz। देखो हाइड्रोस्टैटिक लॉ में भी हमने क्या पढ़ा था, फ्लूइड का रेस्ट में होना जरूरी है। और पास्कल्स लॉ में भी जो हमारे फ्लूइड होगी ना उसको भी रेस्ट में ही होना पड़ेगा। जब हमारे फ्लूइड रेस्ट में है तो उस केस में क्या होगा कि किसी भी डायरेक्शन में जब हम लोग प्रेशर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू सेम होगी। लेकिन एक वर्ड यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कि पास्कल्स लॉ के लिए जो हमारे वेसल्स होनी चाहिए ना वो कम्प्लीटली क्लोज्ड वेसल होनी चाहिए या इनक्लोज्ड वेसल होनी चाहिए, ओपन वेसल नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हमारे क्लोज्ड वेसल है उसको हम लोग प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो हर एक डायरेक्शन में क्या होगी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये तो पहली डेफिनेशन के अलॉन्ग हमें पता चल रहा है। दूसरी डेफिनेशन क्या बताती है कि व्हेन अ सर्टेन प्रेशर इज अप्लाइड at any point in a static fluid, the pressure is equally transferred in all the direction and to every other point in the fluid। अब ये बोल क्या रहा है कि जब भी हम लोग कोई सर्टेन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं एक किसी पॉइंट पर स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, तो वो जो प्रेशर है ना वो इक्वली ट्रांसफर, मतलब जितना हमने प्रेशर अप्लाई किया वो सेम प्रेशर क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो जा रहा है हर एक डायरेक्शन में और हर एक पॉइंट के अंदर फ्लूइड के हर एक पॉइंट पर वो सेम प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है। मान लो कि हमने 5 पास्कल प्रेशर अप्लाई किया तो किसी पॉइंट पर 4 पास्कल अप्लाई हो गया, किसी पर 3, किसी पर 5, किसी पर 4.5। ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि अगर मैं 5 पास्कल प्रेशर अगर अप्लाई कर रहा हूं तो हर एक पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में 5 पास्कल प्रेशर ही ट्रांसफर होगी। इसका एक एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इसी प्रिंसिपल को क्या किया है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज किया गया है, जो हमारी जेसीबी होती है वहां पर इस्तेमाल किया गया है। या फिर जो हम लोग कार वॉशिंग या बाइक वॉशिंग सर्विसिंग के लिए लेकर के जाते हैं तो वहां पर देखना कि हम लोग गाड़ी लेकर के जाते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन बोलते हैं कि यहाँ पर लगाओ, या नहीं तो उसके खुद वहां के जो वर्कर्स होते हैं वो लोग वहां पर ले के उसको पार्क करते हैं या लगाते हैं, स्टैंड करते हैं। उसके बाद देखना कि एक मशीन के ऊपर उसको लिफ्ट करते हैं। और लिफ्ट जो हो रही है ना वो जिस प्रिंसिपल पर वो काम कर रही है वो पास्कल्स लॉ पे ही काम कर रही है। वहां पर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई कर दिया था, वो प्रेशर ही क्या करता है उस हैवी चीज को लिफ्ट करने में काम करती है। तो वहां पर ये जो रूल या प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है वो हमारी पास्कल्स लॉ को ही अप्लाई किया गया है। Any two points at same elevation in continuous mass of same static fluid will be at same pressure। मतलब हम लोग कोई भी 2 पॉइंट ले रहे हैं, 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा पॉइंट जितना भी ले सकते हो, लेकिन वो दोनों पॉइंट क्या है कि एक सेम एलिवेशन पे है। एलिवेशन मतलब इन द सेंस ऑफ सेम हाइट या सेम लेवल पर है। तो उन दोनों ही पॉइंट या जो तुम 3 पॉइंट या 10 पॉइंट जितनी भी पॉइंट ले रखे हो हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगी अगर वो सारे पॉइंट एक सेम एलिवेशन या सेम हाइट पर है। तो अब हम लोग पास्कल्स लॉ की डेरिवेशन को करने वाले हैं। इस डेरिवेशन को करने के लिए हमने क्या किया कि एक यहाँ पर एलिमेंट्री बॉडी कंसीडर किया है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्री बॉडी हमने कंसीडर किया है ना वो वेज शेप में कंसीडर किया और वो 3D में है। लेकिन मैंने यहाँ पर ग्राफ पे जो बनाया है ना वो 2D में ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसकी एक इमेज लिया, उस इमेज को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने इमेज लिया ना एक्चुअल में ये हमारे 3D शेप है।
ये जो हमारी वेज शेप है ना, ये इस तरीके से एक्चुअल में दिखेगा, जहां से ये हमारी क्या हो रही है कि ये पी एक्स डायरेक्शन में पी एक्स प्रेशर एक्ट हो रही है, वाई डायरेक्शन में पी वाई, और ये जो प्रेशर है ये जेड डायरेक्शन में पी जेड प्रेशर एक्ट हो रही है। और इसको हमने कंपोनेंट रिजोल्व किया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये थीटा एंगल से ये प्रेशर एक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वेज का इंक्लिनेशन है ये भी थीटा एंगल से है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगी, तो इसलिए कंपोनेंट रिजोल्व करके क्या आ जाएगा, पी जेड कॉस थीटा और ये पी जेड साइन थीटा। तो एक्चुअली में हमारी ये जो वेज शेप है ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो पहले हमने क्या किया कि एक वेज शेप एलिमेंट को कंसीडर किया। इसमें भी हमने जब कंसीडर किया तो हमारे फ्लूइड क्या है, वो स्टैटिक फ्लूइड है, और ये हमारी जो लाइन है ये फ्री सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि जो ये वेज शेप जो एलिमेंट है इसकी जो विड्थ है ना वो यूनिटी है, मतलब 1 यूनिट विड्थ माना है, और जो विड्थ है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। तो अब इन सब को करने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस करना है तीनों डायरेक्शन में फोर्स, एक्स वाई एंड जेड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए एक्स डायरेक्शन की फोर्स को हम लोग बैलेंस करेंगे। लेकिन बैलेंस करने से पहले जरा हम लोग इस फिगर को अच्छे से समझते हैं। ये एक एलिमेंट्री बॉडी है, मैंने समझने के लिए इतना इन लार्ज फॉर्म में दिखा रखा है। तो ये जो हाइट है या ये जो प्लेन है, इस प्लेन की जो हाइट है यहाँ पर मैंने डी वाई से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ से ए सी ये इसकी जो लेंथ होगी ये हमारी डी एक्स से रिप्रेजेंट की गई है, और ये जो बी सी है इसकी जो लेंथ होगी मैंने यहाँ पर ds से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो वेज का जो इंक्लिनेशन है BC सरफेस का, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा एंगल पर है। जब हम लोग ये z एक्सिस का कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल होगा ये भी थीटा हो जाएगा। और जब हम लोग इसको कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो इधर कॉस फंक्शन आ जाएगी और इधर साइन फंक्शन आ जाएगी। तब हमें क्या करना है कि पहले हमने एक्स डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किया। तो फोर्स निकालने के लिए भी हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर इंटू एरिया ला देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में एक तो ये फोर्स लग रहा है, दूसरा हमारे पास ये लग रहा है, तो पी एक्स इंटू डी ए, और ये डी ए क्या है, एरिया ऑफ ए बी प्लेन, मतलब इस प्लेन की एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस। अब ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि इस डायरेक्शन में मतलब राइट हैंड साइड की तरफ जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में उसको हमने पॉजिटिव ट्रेड किया, और जो इस डायरेक्शन में लगेगी उसको हमने एज अ निगेटिव ट्रेड किया, इसलिए माइनस साइन है। तो यहाँ पर pz साइन थीटा, और ये किस पे एक्ट हो रही है, BC सरफेस पर। तो BC सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, DA एट सरफेस BC इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू डेप्थ। अब डेप्थ यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, एज अ यूनिटरी। तो यहाँ पर जो एरिया आएगी dy इंटू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर ds इंटू 1 हो जाएगी। तो अगेन हमने क्या किया, इसको फिर से सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, px डी वाई माइनस पी जेड। अब इंटू साइन थीटा हमारे पास आना चाहिए था। अब साइन थीटा को मैंने क्या किया कि इसके वैल्यू में चेंज कर दिया। यहां से अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई ये BC सरफेस, और BC सरफेस क्या DS है, तो डी वाई बाई ds की वैल्यू रख दिया, ds कट गया तो हमारे पास क्या मिल गया, dy मिल गया। और dy को यहाँ से क्या कर दो, काट दो, ये dy यहाँ से खत्म। तो पहला रिलेशन तो हमें क्या मिल गया, x डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो z डायरेक्शन में लग रहा है प्रेशर के बराबर है, या ये बोल सकते हैं दोनों डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्ट हो रही है। अब जो हमारी सेकंड है, सेकंड में हम लोग क्या करने वाले हैं, y डायरेक्शन में फोर्स को हम लोग बैलेंस करने वाले हैं। तो सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पी वाई फोर्स को लिया, पी वाई फोर्स यहाँ पर हमारे क्या है, ये वाली है जो इधर लग रही है। क्लियर है चीजें। और दूसरी क्या है, जो हमारी पीजेड से जो कंपोनेंट रिजॉल्व हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आ गया। तो हमने यहाँ पर सेम रखा, एरिया यहाँ पर BC सरफेस dx इंटू 1 ले लेंगे, पीजेड कॉस थीटा, ये माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड साइन है यहाँ, अगेन जो एरिया आएगा ds इंटू 1 आ जाएगा, माइनस फ्लूइड वेट। हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी बॉडी का वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम लोग जब वर्टिकल डायरेक्शन या y डायरेक्शन को यहाँ पर ले रहे हैं तो फ्लूइड की वेट को हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। और फ्लूइड की वेट को कंसीडर करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे क्या होगा, रो जी इंटू वी। तो रो जी तो हमें आसानी से मिल जाएगा क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी गिवन रहेगी, जी गिवन रहेगी। लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया लेंगे और एरिया इनटू डेप्थ करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमारी जो यहाँ पर वेज शेप स्ट्रक्चर है वो एक रेक्टेंगल शेप में, तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी 1/2 dx dy, और विड्थ क्या 1 यूनिट है, इसलिए हमारी एरिया इक्वल टू वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अब सबको हमने यहाँ पर वैल्यू पुटिंग किया तो हमें पी वाई इंटू डी एक्स माइनस पी जेड इंटू डी एक्स, ये वैल्यू तो मिल गया। साथ ही साथ हमें यहाँ पर मिला रो जी इंटू डी एक्स डी वाई बाई 2। अब मैंने इसको क्या किया कि एज अ जीरो ट्रीट किया, क्यों, क्योंकि हमारी जो एलिमेंट्री बॉडी है या वेज शेप जो हमने माना है वो एक काफी स्मॉल बॉडी है या एलिमेंट्री बॉडी है, तो उसकी लेंथ और विड्थ
पहले ही वेरी स्मॉल है, जब हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो और छोटी हो जाएगी, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा छोटी होगी। मतलब वो किसको अप्रोच कर रही है, वो जीरो को अप्रोच कर रही है, तो जिसकी वजह से हमने क्या किया कि इस पूरे वैल्यू को इग्नोर मार दिया, मतलब जीरो कंसीडर कर दिया, और जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें क्या दे देगी, वैल्यू जीरो दे देगी। इसलिए ये सारे नंबर को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो अब हमारे पास क्या, ये 2 फैक्टर बच गए। अब इन 2 फैक्टर को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये दोनों खत्म हो गए, हमारे पास बचेगा क्या, पी वाई इक्वल टू पी जेड बचेगा। तो हमारी ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 2 में भी पी वाई इक्वल टू पी जेड, ये बोल सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रही है वो जेड डायरेक्शन में लगने वाली प्रेशर के बराबर है। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रही है वो जेड डायरेक्शन में लगने वाले प्रेशर के बराबर है। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि प्रेशर एक्टिंग इन ऑल दी 3 डायरेक्शन इज सेम। क्लियर हुई। तो ये प्रूफ हो गई क्या, पास्कल्स लॉ। कि पास्कल्स लॉ क्या बताती है कि हम लोग किसी भी इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन में या फ्लूइड के किसी भी एलिमेंट पर हर एक डायरेक्शन में इक्वली फोर्स एक्ट होगा। अब ये पास्कल्स लॉ को ही एक दूसरे फॉर्म में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी के फॉर्म में। तो इसको पढ़ने के लिए पहले हमें इस वर्ड की मीनिंग जाननी पड़ेगी, ट्रांसमिसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो एक्चुअली में ट्रांसमिसिबिलिटी की जो मीनिंग होती है ना, ये होती है कि किसी भी चीज को ट्रांसफर करने की जो कैपेबिलिटी या जो क्वालिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हो, प्रेशर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में जो रोल प्ले हो रहा है उस रोल को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। और किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेशर के लिए, इसलिए प्रेशर इन्वॉल्व हुआ। तो इसको समझने के लिए हम लोग इस फिगर की हेल्प लेंगे। ये हमारे पास क्या है कि वेसल है जिसके अंदर फ्लूइड फिल किया गया है। अब इस फ्लूइड के ऊपर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया गया। अब इस पिस्टन के ऊपर यहाँ पर क्या किया गया है कि प्रेशर पी अप्लाई किया गया। अब प्रेशर पी अप्लाई किया गया। अब इस फ्लूइड के अंदर हमने 2 पोजीशन पर 2 फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर किया। पहले वाले को हमने ए से रिप्रेजेंट किया और दूसरे वाले को बी से। तो अब दोनों पॉइंट पर जब हम लोग प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं ना, तो हमें देखो कि यहाँ पर कुछ फैक्टर हमें सेम देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग फ्लूइड 1 को ले रहे हैं या पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमें प्रेशर मिल रहा है ये दिखा रहा है कि ए पॉइंट पर या फ्लूइड ए पर या एलिमेंट ए पर फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लग रही है वो पी फ्लूइड है। मतलब अगर मान लो कि इसकी h1 हाइट है, यहाँ से अगर इसको फ्री सरफेस कंसीडर कर रहे हैं तो रो जी h1 होगा। ये जो P है यहाँ पर, ये P हमें हमारी इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि जो प्रेशर हमने पिस्टन पर अप्लाई किया वो सेम प्रेशर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है कहाँ पर, फ्लूइड ए एलिमेंट पर। सिमिलरली हम लोग कंसीडर कर रहे हैं फ्लूइड बी के ऊपर, तो वहां पर भी क्या हो रहा है कि ये फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेम प्रेशर यहाँ पर भी एक्ट हो रहा है कि जो प्रेशर हमने पिस्टन पर अप्लाई किया सेम प्रेशर फ्लूइड बी एलिमेंट पर भी ट्रांसफर हो रही है। तो इन दोनों से हमें ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिल रहा है, देखो जरा कि ये जो प्रेशर है ये दोनों ही एलिमेंट पर, एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, दोनों पर सेम अमाउंट में आकर के एक्ट हो रही है, सेम अमाउंट में ट्रांसफर हो रही है। तो ट्रांसफर हो रही है मतलब क्या हो, ट्रांसमिसिबिलिटी प्रॉपर्टीज को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तो ये पास्कल्स लॉ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में ट्रांसमिसिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि हम लोग किसी भी इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर फ्लूइड अगर फिल है, अगर हम लोग उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो सेम प्रेशर क्या होगी कि फ्लूइड के हर एक एलिमेंट या हर एक पोजीशन पर ट्रांसफर होगी। अब हम लोग इसकी एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। जेसीबी में ये प्रॉपर्टीज को यूज किया जा रहा है, या जो कार वॉशिंग एरियाज होते हैं जहां पर व्हीकल्स को लिफ्ट किया जाता है वहां पर भी इसी प्रिंसिपल को यूज करके लिफ्ट की जाती है। या हमारी ब्रेकिंग सिस्टम है व्हीकल्स की, वहां पर भी यही प्रिंसिपल अप्लाई हो रही है। यहाँ पर एक ये क्लोज्ड वेसल बनाया है, जहां पर इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने यहाँ पर जानबूझकर कम दिखाया है, जिसको यहाँ पर A1 से रिप्रेजेंट किया, और इधर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर ये A2 दिखा है जो लार्ज है, किससे, A1 से। मतलब A1 जो है वो A2 से छोटा है। अब यहाँ पर ये जो लार्जर एरिया पोर्शन है, यहाँ पर किसी हैवी बॉडी को या व्हीकल्स को लिफ्ट करना है तो उसको यहाँ पर क्या करते हैं, रखा जाता है। अब इसको लिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं। अब फोर्स अप्लाई जिस भी एरिया पर कर रहे हैं उस एरिया से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया। तो यहाँ से हमने जो भी प्रेशर अप्लाई किया ये प्रेशर क्या होता है, इस फ्लूइड में ट्रांसफर होता है, और ये इस फ्लूइड से ये प्रेशर ट्रांसफर होकर के अल्टीमेटली ये इस रैम पर एक्ट होती है। अब ये रैम क्या करती है कि ये स्लाइड अप होती है और यहाँ पर जो भी व्हीकल्स या जो भी चीज होती है ना वो लिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास तो इतनी फोर्स या इतनी ताकत नहीं है कि हम एक हेवी व्हीकल्स को लिफ्ट कर सकें, तो फिर ये प्रिंसिपल एक्ट कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए हम लोग जरा इस डेरिवेशन को समझते हैं। यहाँ पर क्या किया
कि F1 प्रेशर एक्ट किया और F1 प्रेशर से हमें क्या मिला, प्रेशर P1 मिला, और ये जो प्रेशर P1 मिला वो सेम प्रेशर यहाँ पर भी एक्ट हुआ। अब ये सेम क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है पास्कल्स लॉ में कि हम लोग अगर एक क्लोज्ड कंटेनर या क्लोज्ड वेसल के अंदर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर ट्रांसफर होती है, ना तो कम होगी नहीं ज्यादा होगी, इसलिए दोनों ही जगह पर क्या होगा, प्रेशर सेम हो जाएगा। प्रेशर सेम होगा और प्रेशर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, F1/A1 इक्वल टू F2/A2 आ गया। अब हमने क्या किया कि इस एरिया को इधर शिफ्ट किया तो F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 अपन में A2 इंटू F2, या F2 को हम लोग निकालेंगे एरिया के फॉर्म में A2 अपन में A1 इंटू F1। तो हमने इसको इस तरह से शिफ्ट क्यों किया, अब यही रीजन ये इस प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगी। ये जो F2 है ये क्या हो रहा है कि F1 के इतने फैक्टर के बराबर है और A2 क्या है, A1 से बड़ा है, मतलब A2 अपन में A1 हमेशा क्या होगा, मोर देन 1 होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि जब ये मोर देन 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि F2 क्या होगा, F1 से बड़ा होगा। क्लियर हुई चीजें। तो जब F2 जो है F1 से बड़ा होगा, हमने अप्लाई किया F1 फोर्स किया, लेकिन हमें मिला आउटपुट में कितना, F2 फोर्स मिला, मतलब जितना अप्लाई किया उससे ज्यादा हमें फोर्स मिल रहा है। तो इसी वजह से क्या किया था कि अगर हम लोग यहाँ पर F1 फोर्स अप्लाई करें, मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भी 10 न्यूटन ही अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई होगा वो 10 न्यूटन से ज्यादा होगा, डिपेंड करेगा कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, मतलब जो भी प्रेशर अप्लाई होगा वो 10 न्यूटन से ज्यादा ही होगा। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर हम लोग फोर्स कम अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रेशर सेम होने की वजह से यहाँ पर फोर्स क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और वही फोर्स क्या करती है कि इसको लिफ्ट करने का काम करती है, मतलब हमारे कैपेबिलिटी से ज्यादा फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, जिससे हम लोग व्हीकल को लिफ्ट कर पाते हैं। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारी एक मैकेनिकल एडवांटेज है। जब हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे तो वहां पर ये वर्ड देखने को मिलेगा कि मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या चीज है। तो जब हम लोग आउटपुट अपन में इनपुट का रेशियो लेते हैं ना, तो ये जो रेशियो की जो वैल्यू आई, मान लो कि हमने आउटपुट हमारे पास क्या मिल गया, 10 मिल गया, और इनपुट हमने दिया क्या, 5। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल गया, वैल्यू 2। तो ये हमें क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एडवांटेजेस 2 मिल गया। इसका मतलब ये है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं ना, आउटपुट हमें उसका डबल मिल रहा है। ये मैकेनिकल एडवांटेज रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेम मैकेनिकल एडवांटेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी होल्ड कर रही है कि हम इनपुट कम दे रहे हैं और आउटपुट हमें ज्यादा मिल रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग आसानी से लिफ्ट कर पाते हैं हैवी व्हीकल्स को। अब इसका जो एप्लीकेशन है मैंने बता ही दिया है कि जेसीबी मशीन में यूज किया जाता है, या ब्रेक्स वगैरह में जनरली देखने को मिल जाता है। हमारी बाइक्स हो जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, ब्रेकिंग सिस्टम, जो बसेज वगैरह जनरली आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ही यूज करती है, तो वहां पर यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। अब इसके कुछ नोट पॉइंट है, ये जरा समझते हैं क्या। वी कैन से दैट द स्मॉलर फोर्स F1 इज लिफ्टिंग अ लार्जर वेट W, बट स्टिल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। अब यहाँ पर बात समझिए क्या बोला गया है कि अभी तो मैंने क्या समझा है कि यहाँ से हमने क्या कर रहा है कि F1 एक स्मॉलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमें आउटपुट में जो F2 है ये लार्जर फोर्स मिल रहा है। अब कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स मिल रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी हमारी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल जो है वो यहाँ पर होल्ड कर रही है, एग्जिस्ट हो रही है, वायलेट नहीं हो रही है। अब ये ऐसा क्यों होती है इसको समझते हैं। अब ये ऐसा इसलिए होती है बिकॉज F1 मूव्स बाय लार्जर डिस्टेंस वेयर एज द लार्जर वेट F2 और W मूव्स बाय ए स्मॉलर डिस्टेंस, सो वर्क डन इन बोथ द केसेस इज सेम। ये F1 क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी है, F2 लार्जर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम इस यहाँ पर F1 प्रेशर अप्लाई करें तो इस पिस्टन का जो मूवमेंट होगा या जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो ज्यादा होगा, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके कंपेयर में कम होगा। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स का जब हम लोग प्रोडक्ट लेंगे F2 इंटू X2 और F1 इंटू X1, तो दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी को ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पास्कल्स लॉ के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रही है, नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बोलेंगे वायलेट नहीं हो रही है, बल्कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही है। क्लियर हुई चीजें। यहाँ पर हम लोग एक क्या कर सकते हैं कि एक वीडियो से भी समझ सकते हैं। अब वो वीडियो क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पर देखो हमने अभी जो डायग्राम वहां बनाया था ये सिमिलरली मैंने सेम बनाया था, वो फ्री हैंड था इसलिए इतने क्लियर नहीं था। यहाँ से फोर्स अप्लाई किया जाएगा और उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा वो सेम प्रेशर क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर होते हुए वो यहाँ पर आएगी। और ये प्रेशर क्या होगी कि यहाँ पर ये जो रैम है, इस रैम के ऊपर जो भी व्हीकल्स या जो भी हैवी थिंग्स यहाँ पर रखी गई होगी वो प्रेशर इसको लिफ्ट करने के काम में यूज की जाएगी। ये देखो प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया, देखो यहाँ पर ये इनपुट फोर्स F1 को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, इनपुट फोर्स है जो प्रेशर मिला P1 मिल गया। और ये D1 क्या, ये इस पिस्टन का या इस रैम का डिस्प्लेसमेंट पोजीशन को दिखा रहा है।
और ये D2 क्या है कि ये जो बड़ा वाला रैम है या लार्जर रैम है, इसकी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखो कंपेयर करोगे, ये यहाँ से यहाँ तक ये लार्ज डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ये स्मॉल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ये क्लियर हुई चीजें। और इस इनपुट फोर्स की वजह से जो आउटपुट फोर्स मिल रहा है ये F2 हमारी है। और F2 फोर्स जो है ये रिलेशन मैंने अभी डिराइव करके बता दिया था। F2 फोर्स की वजह से जो प्रेशर हमें मिला ये P2 मिला। सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी दिखाया गया है ट्यूब के फॉर्म में। यहाँ पर A जो है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, F फोर्स को। इसके लिए A1 जो 1 सफिक्स यूज किया गया, इसके लिए 2 सफिक्स यूज किया गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ये सेम यहाँ से क्या F1 फोर्स अप्लाई किया गया और यहाँ से हमें F2 फोर्स मिल रहा है। और जब फोर्स और एरिया का जो रेशियो ले रहे हैं तो उसके हिसाब से जो हमें प्रेशर मिल गया, तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट होगा वो यहाँ पर एक्ट होने वाले प्रेशर के इक्वल होगा। ये भी प्रिंसिपल हमारे पास्कल्स लॉ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुई चीजें। तो ये अब तक थी हमारी पास्कल्स लॉ की पूरी प्रिंसिपल, डेरिवेशन और उसके जो एनिमेशन फॉर्म थे और जो एप्लीकेशन थे, इन सब चीज़ों को हम लोग लर्न किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड के ऊपर स्टडी करेंगे और जो डिफरेंट टाइप्स है जैसे U2 मैनोमीटर है, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर है, इन सब लेक्चर को हम लोग आने वाले लेक्चर में डील करने वाले हैं। सो थैंक यू।